यूट्यूब पे ना कई लोग इस तरह की चीजें सर्च करते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में आए। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? तो इस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या आपको उसका इम्पैक्ट पड़ा या फिर जो नए एक्सपोर्टर होंगे क्या उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए? दोस्तों, आज से हम चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम उन लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों की कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। ये इंडिया के सक्सेसफुल एक्सपोर्टर में से एक है। शायद आपने इन लोगों का नाम नहीं सुना होगा। ये लोग फैंसी दुनिया से दूर रहते हैं लेकिन स्टिल इनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। चलिए जानते हैं आज के गेस्ट से, जो कि है मिस्टर अपार शाह। अपार शाह स्पाइसेस ट्रेडिंग के बिजनेस में है। ये पिछले कई सालों से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में है। इनकी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ के भी ऊपर है। कैसे ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आए, इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे एक बिगिनर भी इनके जैसा करोड़ों का बिजनेस बना सकता है, सब कुछ हम इनसे जानेंगे आज की इस वीडियो में। अपार, एक बार इंटरव्यू को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आपके बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी एजुकेशन डिटेल्स कैसे रही है, प्लस आप एक्सपोर्ट बिजनेस से पहले क्या करते थे? माय नेम इज अपार शाह। मैं बॉम्बे से हूँ और करंटली हमारी कंपनी का नाम है अपार ग्लोबल वेंचर्स। हम एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स है एग्री कमोडिटीज में, जैसे कि स्पाइसेस, हर्ब्स, ऑयल सीड्स, चावल एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस मैनेजमेंट में है। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की है, प्लस मैंने डिप्लोमा की है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेलिंगकर इंटरनेशनल स्कूल से, टू गेट इनसाइट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है। मैंने मास्टर्स भी किया है कॉमर्स में। तो करंटली मैं एक थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस है जो ऑलमोस्ट 65 ईयर्स से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जर्नी में है। मेरे ग्रैंडफादर श्री हिम्मतलाल शाह ने स्टार्ट की थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बट तब तो काफी छोटा था बिजनेस हमारा। 1960 में तकरीबन 1 या 2 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते थे। जो ग्रोथ, जो ये फाउंडेशन बिल्ड की है, वो मेरे फादर ने की है, मिस्टर पूर्वा शाह। उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी इनपुट है जो हम करंट पोजीशन और लेवल में आज हमारी कंपनी है, सबसे बड़ा रोल उनका है। अभी करंटली हम ऑलमोस्ट 90+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस 15 to 20 कंट्रीज से इंपोर्ट का माल आ रहा है। एंड हमारी ग्लोबल प्रेजेंस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज मेरे फादर अपूर्वा शाह ने बहुत मेहनत की, बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की और जो सप्लाई चेन खड़ा किया है, वो आज जो बेनिफिट मिल रहा है वो डेफिनेटली उनके कारण ही मिल रहा है मुझे। तो ये हमारी जर्नी थी। अपार, थोड़ा सा हमें ये बताओ, आपको कितना टाइम हो चुका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको खुद को? पर्सनली मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम मेरे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके। तो स्पेसिफिकली आपने पहले कहीं पे जॉब की थी या डायरेक्टली बिजनेस में आए हो? एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, आपको मालूम है कॉलेज के बाद आप फिगर आउट करते हो कि क्या करना है। तो मैंने डेफिनेटली जॉब की थी। तो मेरे फादर का विजन था कि बिफोर ज्वाइनिंग हमारा फैमिली बिजनेस, उनको मुझे बाहर भेजना था किसी और की कंपनी में काम करने के लिए। बट मैं श्योर था कि पर्सनली मुझे फूड इंडस्ट्री में ही काम करना है। तो उनका विजन काफी अच्छा था कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं पहले 1-2 साल बाहर काम करूं। तो उन्होंने मुझे हमारे फैमिली फ्रेंड की कंपनी में लगाया था, जो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी भी थी फूड में, बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कर रही थी। तो वो कंपनी में मुझे काफी सीखने को मिला कि ग्लोबल ट्रेड कैसे होता है। उनकी यूएसए ऑफिस में मैंने काम किया, उनकी मेक्सिको की ऑफिस में मैंने काम किया एज अ लॉजिस्टिक्स मैनेजर, उनकी यूएस की कंपनी में मैंने काम किया एज अ लॉजिस्टिक्स मैनेजर। बाद में मैंने उनकी चाइना की ऑफिस में भी काम किया। तो ये सब कंट्रीज में मैंने काम करके काफी मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिला। काफी मैंने सीखा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन से ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने से काफी बेनिफिट मिलता है। तो 2 साल मैंने मेरे फैमिली फ्रेंड की ऑफिस में काम करके काफी एक्सपोजर मैंने लिया और उसके बाद मैंने मेरे फैमिली बिजनेस में ज्वाइन किया। अपार, एक एग्जांपल मान के चलते एक आज एक 20 साल का एक बच्चा देख रहा है जिसने कि अभी अभी कॉलेज खत्म किया और वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहता है। तो आप उसे क्या सलाह दोगे कि पहले वो कहीं पे जॉब करे या डायरेक्टली वो अपने बिजनेस में आए? पर्सनल जो एक्सपीरियंस मैं खुद पर्सनल मानता हूं कि उसको डेफिनेटली 1-2 साल बाहर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी में काम करो, बट एक एक्सपीरियंस, थर्ड हैंड एक्सपीरियंस ले लो एक दूसरी कंपनी से। वो कंपनी से ऐसे क्या एक फ्रेशर को एक प्रोफेशनलिज्म मिलता है, उधर उसको एक ट्रेनिंग मिलेगी, उधर वो एक सीनियर को रिपोर्ट करेगा
तो उसमें से क्या एज अ पर्सन एज ए इंडिविजुअल भी वो ग्रो होगा, वो काफी दो नई चीज सीखेगा। डायरेक्टली हम फैमिली बिजनेस में आ जाते हैं तो ग्रोथ तो सीखने को मिलती है, बट डेफिनेटली एज आई थिंक एम्प्लॉयज या लोग आपको ऑलरेडी वो पोजीशन पे देखते हैं कि आपका ग्रोथ लिमिट हो जाता है। आप जब बाहर काम करते हो कि यू आर ट्रीटेड इक्वली एज एन एम्प्लॉय, आपको ग्रोथ मिलती है, आपको एक लर्निंग स्केल मिलती है, एंड वो जो एक्सपीरियंस बाहर से आप लेके बाद में आप खुद के बिजनेस में इनपुट करोगे वो बहुत बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि आपका एक फैमिली बिजनेस भी जो रहता है वो एक 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 स्ट्रेट वे से चलता है, और आपको वो स्ट्रेट वे से वापस नेक्स्ट 20-30 ईयर्स नहीं चलाना। आपको नए आइडियाज, नए इनपुट आपको बिजनेस में लाने हैं। तो आई थिंक जो आपको नए आइडियाज और इनपुट्स मिलेंगे वो डेफिनेटली बाहर के बिजनेस में जो मिलेंगे बाद में जो आप आपके प्राइमरी बिजनेस या फैमिली बिजनेस में आप इनकलकेट कर सकते हो। अपार स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपकी कंपनी का इस वक्त स्केल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अगर आप बताना चाहो, या इन टर्म्स ऑफ आपने कितने लोगों को आप अभी जॉब दे रहे हो? करेंटली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हमारी कंपनी का टर्नओवर है 200+ करोड़, और करेंटली हम फैक्ट्री और एडमिन सबको मिला के वी आर एम्प्लॉइंग मोर देन 100 पीपल। और ये आपकी कंपनी है या आपकी फैमिली बिजनेस है ये बेसिकली? ये हमारी फैमिली बिजनेस है। जैसे बताया था मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था एट अ वेरी स्मॉल स्केल। अभी जो लेवल पे हम है वो मेरे फादर की मेहनत, फादर के हार्डवर्क के कारण वो जो आज मुझे जो ये मिला है प्लेटफॉर्म, उनकी बदौलत के कारण आई एम एबल टू सिट हियर एंड टेक द रॉयल्टी एंड द रिवॉर्ड्स जो मेरे फादर ने इतनी हार्डवर्क की थी। अपार अब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, 25 साल का कोई लड़का देख रहा है, कोई 30 साल का मतलब देख रहा है, और उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आप उसे मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना है इस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के लिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 से 30 लाख के बीच में, 30 से 25 लाख के बीच में आई थिंक इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है इनिशियली किसको जो स्टार्ट करना है। क्योंकि आप हर कमोडिटी ले लो, कमोडिटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे रहती है, रेंजिंग फ्रॉम इवन 30 रुपीज पर किलो से 3000 पर किलो। जैसे कि इलायची बहुत प्रीमियम आइटम हो गई, तो वो डेफिनेटली बहुत महंगी आइटम है जो क्वांटिटी में आप नहीं बेच पाओगे। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, माय पर्सनल सजेशन है कि उसको एक लो वैल्यू कमोडिटी में घुसना चाहिए। जैसे कि मेथी है, कोरिएंडर है, जो 60-70 रुपए पर किलो की आइटम है और इतनी डिफिकल्ट आइटम भी नहीं है एंटर होने के लिए। तो ही कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ लोअर वैल्यू कमोडिटीज और धीरे धीरे स्केल होके ही कैन देन शिफ्ट टू हाई वैल्यू कमोडिटीज। ओके, अपार अभी आप कौन कौन से स्पाइसेस में डील करते हो आपकी कंपनी, थोड़ा अगर आप बताएं। करंटली हम डील करते हैं क्यूमिन, टर्मरिक, चिली, कोरिएंडर, रेजिन्स, चावल, ऑल काइंड्स ऑफ हर्ब्स, ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल सीड्स में सेसम सीड आ गया, कलौंजी सीड आ गया, चिया सीड आ गया। करंटली हमारे पोर्टफोलियो बास्केट में 100+ प्रोडक्ट्स है जो हम डील करते हैं। ओके, तो अप्रोक्स अपार एक चीज बताओ, यूट्यूब पे ना कई लोग इस तरह की चीजें सर्च करते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में आए, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? देखो, कोई भी आप धंधा करो, छोटा या बड़ा, इन्वेस्टमेंट तो आपको लगने ही वाली है। और इन्वेस्टमेंट छोटी तो इन्वेस्टमेंट रहेगी नहीं। आप एक कंटेनर भी एक्सपोर्ट करोगे, मिनिमम 15 से 20 लाख आपको फार्मर को देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदनी पड़ेगी, वो वेयर हाउस में डाल के बाद में आपको एक्सपोर्ट के लिए आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स को पैसा देना पड़ेगा, सीएच एजेंट को देना पड़ेगा। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है, सबको छोटा जो सबका जो पोजीशन है, सबकी जो एक्सपेंसेस है, आपको इनकर तो करनी ही पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट होगा नहीं। तो ये जो भी लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम एक्सपोर्ट कर सकते हो, एब्सोल्यूट आई थिंक वो गलत इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ना मानिए। टू डू एक्सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट, कमोडिटीज या मेटल या टेक्सटाइल्स, आपको इनिशियल कैपिटल तो रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है। अपार अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहो कि 25 से 30 लाख हमें कहाँ पे लगेंगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में हमें कितना पैसा लगेगा, फिर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कितना लगेगा, मुझे वेयर हाउसिंग के लिए कितना पैसा लगेगा, फ्रेट फॉरवर्डिंग में कितना जाएगा, थोड़ा सा अगर आप ब्रेक डाउन कर सको इसे। जैसे मैंने बताया, आप एक लो वैल्यू कमोडिटी से स्टार्ट कर सकते हो। लो वैल्यू कमोडिटी जैसे कि मेथी हो गया, मेथी 50-60 रुपए पर किलो की प्रोडक्ट है। तो एक छोटा कंटेनर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें आई थिंक 20-1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट खाली परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स में पहले लगेगा। बाद में आई डोंट थिंक इनिशियली एज एक जो नया एक्सपोर्टर है उसको एक वेयर हाउस में एक रेंट लेना चाहिए।
आई थिंक वो डायरेक्ट माल सीएफएस में भी भेज सकता है। सीएफएस एक थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है जो पोर्ट के नियर प्रोवाइड करती है एजेंट्स। तो डायरेक्टली वो सीएफएस के उधर वो उसकी कार्गो बुला सकते हैं। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रेट फॉरवर्डिंग। डायरेक्ट शिपिंग लाइन आप आई पर्सनली सजेस्ट कि डायरेक्ट शिपिंग लाइन से आप इनिशियली ना कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट शिपिंग लाइन स्मॉल प्लेयर्स को ज्यादा एंटरटेन करते नहीं है। ऐसा मार्केट में बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं। फ्रेट फॉरवर्डर्स आर बेसिकली एजेंट्स जो शिपिंग लाइन के बिहाफ पे आपको फ्रेट देते हैं। दे आर लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन डायरेक्ट शिपिंग लाइन, बट एक एज एन एक्सपोर्टर आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है फ्रॉम 35 to 40 days। तो वो थोड़ा एज अ न्यू एक्सपोर्टर आपका थोड़ा फंड ब्लॉकेज कम हो जाएगा। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शिपिंग लाइन से निगोशिएट करके आपको फ्रेट देके आपके बिहाफ पे बुकिंग लेते हैं। तो एक फ्रेट फॉरवर्ड की इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन आप कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। जिसकी सिंगापुर का फ्रेट इज नॉमिनल $15-20 का ही फ्रेट है पर कंटेनर। अगर आप अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो $2,000 से $3,000 का फ्रेट हो जाता है। तो फ्रेट प्लस जो लोकल डेस्टिनेशन चार्जेस है तकरीबन 15 से 20,000, वो का एक खर्चा फ्रेट फॉरवर्ड का लगेगा। बाद में आया कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस तो आपको करनी चाहिए। विदाउट कस्टम क्लियरेंस आप इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट चीज नहीं कर पाओगे। तो उसमें आपको एक CHA एजेंट, कस्टम हाउस एजेंट की हेल्प चाहिए रहेगी। तो कस्टम हाउस एजेंट आपको आपके बिहाफ पे आपका जो भी इनवॉइस रहेगा वो इनवॉइस आपसे लेके वो शिपिंग बिल फाइल करेगा। शिपिंग बिल बेसिकली गवर्नमेंट एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है कि ये आपका जो XYZ कमोडिटी है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट वो प्रूफ कैसे देती है, बाय द प्रूफ ऑफ शिपिंग बिल। शिपिंग बिल में आपकी क्वांटिटीज, प्रोडक्ट्स, क्या USD वैल्यू है या रुपी में वैल्यू है, कितना आपको ड्रॉबैक मिलेगा, कितना GST आपको रिफंड मिलेगा, वो सब इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन की है। तो एक CHA भी ऑन एन एवरेज अगर आप कॉस्ट पकड़ते हो तो 5 to 10,000 रुपीज के बीच में पर इनवॉइस वो एक्सपेंसेस हो जाता है आपको। तो मेन 3 कॉस्ट जो अभी आप इनकर करोगे वो है रॉ मटेरियल, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड CHA कॉस्ट। तो ये 3 आर मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट। जो आप कुछ भी एक्सपोर्ट करो, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, ये 3 कॉस्ट आपको लगने ही वाला है। और अगर आप परसेंटेज के टर्म से बता सके, फॉर एग्जांपल मेरे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो कितना रॉ मटेरियल में जाएगा, कितना CHA और फ्रेट फॉरवर्डिंग में जाएगा, थोड़ा अगर आप डिफरेंशिएट कर सको। करेक्ट। जैसे कि कमोडिटी मार्केट जो है कंपैरेटिवली इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। बहुत हाई मार्जिन तो कमोडिटीज में नहीं है। तो रॉ मटेरियल्स तकरीबन टेक अप टू 85 to 92 to 93% कॉस्ट आपका ग्रॉस कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल में जाएगा। देन अराउंड से 3 to 5% आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, जैसे कि CHA कॉस्ट, फ्रेट फॉरवर्डर, फ्रेट। तो ऑन एन एवरेज आप कमोडिटी अगर एक्सपोर्ट करोगे तो एनीवे बिटवीन 3 to 7% ग्रॉस मार्जिन में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कमोडिटीज। ओके, तो इसमें वैसे स्पाइसेस के बिजनेस में कितना मार्जिन होगा? स्पाइसेस के बिजनेस में इट्स अ वेरी, आई थिंक एक फिक्स्ड फ्रैंकली मैं आपको अमाउंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि स्पाइसेस या कमोडिटीज ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत है। अभी वो आप पे है कि आप आपका स्टॉक या कमोडिटी आप कौन से टाइम पे पोजीशन करके आप रॉ मटेरियल रख रहे हो। जैसे कि न्यू हार्वेस्ट जीरा का आता है मार्च अप्रैल में, तो ड्यूरिंग मार्च अप्रैल आपको मालूम है कि जीरा इज एट द लोएस्ट प्राइस। अराइवल्स, न्यू क्रॉप आ रही है, फार्मर्स मंडी में नया माल लेके आ रहा है। तो वो टाइम पे मुझे मालूम है कि मेरे साल में पूरा साल में 1,000 या 2,000 टन कंजम्पशन होगा, ये 6-7 बायर लेने वाला है। तो वो टाइम में एटलीस्ट मैं 60 to 70% में हमारा स्टॉक हेज कर लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्च अप्रैल में 200 रुपए में जीरा 50 टन रख दिया है। बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, 300 रुपए, 340 रुपए होगा, मैं भले स्पॉट में माल लूंगा थोड़ा, बट एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा स्टॉक पुराने रेट का है जो आई कैन बी मोर कम्पिटिटिव। तो डेफिनेटली उसके लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। बट अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग की बात करो, फॉर एग्जांपल मैंने आज माल लिया, आज माल सामने बेच दिया, तो स्पॉट ट्रेडिंग में अराउंड 3 to 5% एक मार्जिन छूट जाता है। 3 to 5% आफ्टर सारे आप खर्चे काटने के बाद बता रहे हो? करेक्ट, 3 to 5% नेट प्रॉफिट आपको छूट जाएगा। ग्रॉस में कितना होगा कि अगर हम परचेज में 100 रुपए में कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ मैं 120 में, तो यहाँ पर हो गया 120 का, मतलब 20% का मार्जिन हो गया। तो ग्रॉस के हिसाब से अगर आप बताना चाहो तो? ग्रॉस जैसे मैंने बताया कि ग्रॉस आपका अराउंड 8% जितना आपका ग्रॉस मार्जिन बैठेगा उस पर। अब एक छोटा सा डाउट है, जैसे ना बहुत सारे लोग ना ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें बेचना क्या है।
मतलब कुछ लोग कहते हैं स्पाइस, जैसे आप स्पाइसेस में इतना अच्छा कर रहे हो, कई लोग राइस में अच्छा कर रहे हैं, कई लोग हैंडीक्राफ्ट में अच्छा कर रहे हैं, कई लोग लेदर में कर रहे हैं। तो एक राइट प्रोडक्ट को हमें चूज कैसे करना चाहिए, मतलब क्या हमें उसकी मार्केट वैल्यू देखनी चाहिए, क्या हमें ये देखना चाहिए किस पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, थोड़ा अगर आप इसके बारे में बताना चाहो तो। जैसे कि अभी कमोडिटी की हमारी बात करें, वी आर ऑल्सो डीलिंग इन से 100 प्रोडक्ट्स, बट ऐसा नहीं कि मेरी सब 100 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। मेरे टॉप 5 to 10 प्रोडक्ट्स है जो ऑलमोस्ट 70 to 80% मुझे रेवेन्यू दे रहा है। हम आइडेंटिफाई ये कैसे करते हैं? थ्रू ट्रेड पोर्टल्स, थ्रू एग्जीबिशंस, थ्रू थ्रू मीटिंग कस्टमर्स फेस टू फेस में। जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं, हम खुद ट्रेड फेयर्स में एग्जिबिट करते हैं फॉरेन में, तो जब बायर्स हमारे स्टॉल में आते हैं, बातचीत होती है, तो जब बातचीत होने के बाद काफी टाइम वो ऐसे प्रोडक्ट्स बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द बायर्स वो प्रोडक्ट्स के नाम लेते हैं, जैसे कि हल्दी। कोई भी बायर आए मेरे स्टॉल पे, वो हल्दी तो मांगने ही वाला है। तो अगर 10 बायर हल्दी मांग रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि डिमांड हल्दी की अच्छी है फॉरेन मार्केट में, तो मैं थोड़ा फोकस ज्यादा हल्दी पे दूंगा, ना दूसरे प्रोडक्ट पे दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हल्दी ऐसी आइटम है, भले स्टार्टिंग में मुझे मार्जिन कम मिले, बट एटलीस्ट मेरा माल इनिशियली बिक जाएगा, मेरे एक नया कस्टमर सेट हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायर से बात करो, उसकी डिमांड समझो। प्लस अभी बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल कंपनीज है जो आपको मार्केट इंफॉर्मेशन देती है कि कौन से प्रोडक्ट्स कौन से लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने वॉल्यूम एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप वो सॉफ्टवेयर या वो B2B पोर्टल्स भी वो आप ले सकते हो, आप खुद स्टडी कर सकते हो। और डेफिनेटली जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज है, स्पाइस बोर्ड एजेंसी है, स्पाइस बोर्ड एजेंसी भी हर क्वार्टरली एक रिपोर्ट निकालता है इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट कम एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो ट्रेंड से भी आप देख सकते हो कि ये क्वार्टर में हल्दी का एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, ये क्वार्टर में से धनिया का एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है। तो वो डेटा भी आपको काफी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये करंटली ग्लोबल डिमांड कौन से एरिया में जा रहा है। तो ये सारी डिफरेंट एरियाज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर कोई मान लीजिए, जैसे आपने बहुत सारे कनेक्शंस के बारे में बात की कि हमें ट्रेड पोर्टल्स पे जाना है, हमें स्पाइसेस बोर्ड भी डेटा रिलीज करते हैं, अब मान के चलते कोई इसके बारे में नहीं जानता है, एकदम कोई बिगिनर है 20 साल या 25 साल का जो एक्सपोर्ट में आना चाहता है, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसके लिए प्रोडक्ट रिसर्च के लिए? मतलब सिर्फ स्पाइसेस को नहीं, मतलब आप एकदम जनरलाइज कर दीजिए कि एक पर्सन इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक एक जो फ्रेशर है जिसको आइडिया नहीं है कि उसको क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, आई फील कि मैं सबको बोलता हूँ कि पहले तो आप एक लिस्ट ऑफ फूड, अगर आपको फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप लिस्ट ऑफ फूड एग्जीबिशन जो बॉम्बे में हो रहे हैं या जो भी आप सिटी या जो भी नियर बाई सिटी में हो रहे हैं, एक लिस्ट डाउन करो कि आज से 6 महीने के बाद क्या क्या एग्जीबिशन हो रहे हैं। आप वो एग्जीबिशन एक बार विजिट करो। आप एक एग्जीबिशन आप विजिट करोगे, आप 10 नई चीज देखोगे, 15 नए चीज सीखोगे, 25 नए चीज आपको दिमाग में आएगी, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि ये सब प्रोडक्ट्स चलो अभी मार्केट में मिल रहे हैं, तो ये लाइन में मैं क्या नए इनोवेट कर सकता हूँ। या अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स अच्छी लगी तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो प्रोडक्ट में। आप आई थिंक एज अ फ्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर जाओ, आप एक्सप्लोर करो। और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ट्रेड शोज होते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, क्योंकि आई फील ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको क्लैरिटी देने के लिए। आपको एक आई थिंक विजन या आपको एक सॉर्ट ऑफ एक विजन मिलेगा कि आपको कौन से लाइन में जाना है। तो आई थिंक एज अ फ्रेशर प्लीज आप निकलो, आप घर के बाहर निकलो, विजिट एग्जीबिशंस, ट्रेड शोज या कोई सेमिनार हो रहा है, एडुकेट योरसेल्फ। एंड धीरे धीरे आप जब बाहर जाते जाओगे, आप देखते जाओगे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको धीरे धीरे आपको भी क्लैरिटी आएगा कि आपको क्या करना है। अपार, मैं आपको इसमें अपनी स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली क्या था, मैं कंपनी में जॉब करता था, एक्सपोर्ट हाउस से था वो भी। एंड स्पेसिफिकली क्या था, मुझे उस टाइम ना बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं था मार्केटिंग साइड से। तो स्पेसिफिकली उन्होंने कहा एक बार आप अपेडा के ऑफिस में जाके आइए। तो वहां से जब मैं अपेडा के ऑफिस में गया, वहां पे जाके मुझे पता चला एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के नाम से, जो कि स्पेसिफिकली क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में डील करती है। मतलब आपको किस तरह का प्रोडक्ट का माल बाहर भेजना है, किस टाइप की पैकेजिंग, मतलब किस टाइप की क्वालिटी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है वो बताती है। तो अगर मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं, अगर मैं ऑफिस में जाता ही नहीं, तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता। तो ये तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट, आपका लाइव एग्जांपल अब देख लो।
अच्छा, अपार एक चीज के बारे में बताइए, जैसे आप स्पाइसेस है, जैसे मैंने चूज कर लिया कि मुझे स्पाइसेस में जाना है, या मान लो मुझे हनी में जाना है, या मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे अपना प्रोडक्ट किस कंट्री को में बेचना है? जैसे कंट्री तो फॉर एग्जांपल 190 से भी ज्यादा देश है, मैं अपना माल तो हर देश में नहीं बेच सकता, मुझे स्पेसिफिकली कैसे पता चलेगा कि मुझे अपना माल इस कंट्री में बेचना है, मतलब, और उसके हिसाब से फिर मैं मार्केटिंग आगे प्लान करूंगा। करेक्ट, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। करेंटली अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड आए थे, वो भी काफी कंफ्यूज थे, उसको भी फूड इंडस्ट्री में घुसना था। सबको लगता है कि एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है, आई थिंक आपको और मुझे मालूम है चैलेंजेस क्या क्या आती है। तो वो भी मुझे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरे पास सप्लाई चेन फिक्स्ड है, मेरे पास डेटा है, बट अभी मैं कौन सी कंट्री में एक्सप्लोर करूं। तो मेरा क्या क्वेश्चन था, अभी इनिशियल जो एक्सपोर्टर्स की कैपिटल, इनिशियली जो कैपिटल कम रहती है, तो आई पर्सनली सजेस्ट वो कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करो जहां आपका रोटेशन भी फास्ट हो जाएगा। मैं जब रोटेशन की बात करूं, मैं पैसे की रोटेशन की बात करूं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूएस एक्सपोर्ट करोगे, यूएस आपका शिपमेंट पहुंचने को 30-40 दिन पहुंच जाएगा। 30-40 दिन पहुंचने के बाद आपको पेमेंट आएगा, तो आपका काफी ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल हो जाएगा। आप इनिशियली ऐसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो जहां 5 से 10 दिन में आपका कार्गो पहुंच जाएगा, जैसे कि अभी से दुबई है, या फार ईस्ट कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज में हमारी स्पाइसेस की काफी डिमांड है और 5 से 10 दिन में कंटेनर पहुंच जाता है। तो ये क्या बेनिफिट होगा एक्सपोर्टर को कि कंटेनर पहुंच जाएगा, उसको पेमेंट रिलीज भी हो जाएगा 10 डे में, उसकी 15 से 20 दिन में साइकिल भी घूम हो जाएगी। तो उसको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरा एक्सपोर्ट चालू है, तो वो कैपिटल वापस आएगा, वो वापस नया रॉ मटेरियल्स खरीदेगा और वो वापस एक दूसरा ऑर्डर लेगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर वो कोई दूर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि से साउथ अमेरिका, तो कंटेनर पहुंचने के लिए ही 30-40 दिन लग जाता है। तो उसकी जो इनिशियल कैपिटल है वो तो पहले कंटेनर में ब्लॉक हो जाएगी, जब तक उसको पेमेंट नहीं आएगा वो दूसरा कंटेनर ही एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इनिशियली टारगेट दोज कंट्रीज जो आपके बहुत नियर एरिया या नियर बेल्ट में है, जहाँ लाइक आई सेड 5 to 10 डेज में आपका कंटेनर पहुंच के आपको पेमेंट आ जाती है। कोई आप ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट बता सकते हो जहां पे डेटा रिलीज होता हो, कुछ ऐसा कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है? क्या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है जो इसमें मदद करती है? होती है, जैसे कि आपने बताया, आप अपेडा का पूछ सकते हो, तो अपेडा भी ये डेटा देगी आपको। स्पाइस बोर्ड आपको डेटा देगी, आईओपीसी आपको डेटा देगी। मैं हमारी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ जो फूड रिलेटेड है, फूड रिलेटेड गवर्नमेंट बॉडीज है। तो ये सब जो गवर्नमेंट बॉडीज है, अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो दे आर मोर देन हैप्पी टू शेयर डेटा कि कौन सा प्रोडक्ट। अभी आईओपीसी की बात करो, आईओपीसी इज अ इंडियन ऑयल सीड बोर्ड, जिसमें सेसमी सीड, कलौंजी, चिया सीड का डेटा निकलता है। आप उनको अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली वो लोग भी डेटा एक्यूमुलेट करते हैं और बताएंगे कि ये कमोडिटी ये कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, ये कमोडिटी ये कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है। तो वो डेटा से भी आपको एक मार्केटिंग विजन या आपको एक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा कि ये प्रोडक्ट मैं ये कंट्री में फोकस कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज है जो आप इंडस्ट्री में आप घुसना चाहते हो। आई थिंक वो इंडस्ट्री की गवर्नमेंट बॉडीज आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि टॉप 3-4 वो गवर्नमेंट बॉडीज क्या है, तो आप उनसे बात करके आप डेटा ले सकते हो। अपार, अब एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि मार्केटिंग के बारे में हमने आइडिया आ गया कि हमें किस देश में बेचना है। अब हमें एक चीज का बताइए, डॉक्यूमेंटेशन। कई लोग सोचते हैं, कई लोग तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसलिए नहीं आते, उन्हें लगता है डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो एक बार आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, एक तो जनरलाइज बता दीजिए कि चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो उसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए, और एक आप अपनी कैटेगरी का बता दीजिए कि अगर कोई फूड में आना चाहता है, कोई स्पाइसेस में आना चाहता है, तो ये रही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो पहले आपको एक आईसी लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी लाइसेंस है। उसके विदाउट आईसी लाइसेंस आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो वो आप डीजीएफटी जनरेटेड बॉडी में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आ गया, आपको बाद में एक कंपनी भी फॉर्म करनी पड़ेगी, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप जो भी है, तो वो तो डेफिनेटली आपकी रहेगी। उसके बाद बेसिक, अगर डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री में आप काम करते हो, क्या इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है, वो हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए रहेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आप शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करोगे तो आपको कमर्शियल इनवॉइस लगेगा, बाद में एक पैकिंग लिस्ट लगेगा। पैकिंग लिस्ट में बेसिकली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती है, नेट वेट, ग्रॉस वेट, पूरी जो वेट डिटेल्स रहती है प्रोडक्ट की वो सब आएगी। बाद में एक बिल ऑफ लीडिंग आपको मिलेगा। बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली आपको एक फ्रेट फॉरवर्डर देगा। बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है
प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट है कि शिपिंग लाइन देती है कि आपका कार्गो कंटेनर में लोड होके शिपमेंट हो गया, तो बिल ऑफ लीडिंग आपको शिपिंग लाइन देगा। बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आप भले कोई भी इंडस्ट्री में हो, मेटल, स्टील, टेक्सटाइल, एग्री कमोडिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट में। बेसिकली वो सर्टिफिकेट है जो ऑथेंटिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट एक इंडियन ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये 4 बहुत मैंडेटरी और बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कोई भी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करो ये रिक्वायर्ड रहेंगे। अभी आप बात करें एग्री कमोडिटीज में, तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है कॉल्ड द फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो लोग आपका इंस्पेक्शन करते हैं फूड, अगर आपका एक कमोडिटी है, फूड ग्रेड कमोडिटी है, कि आपका फूड ग्रेड कमोडिटी ओके है, हाइजीनिक है, अच्छे कंडीशन में है, तो ऑथेंटिकेट करके चेक करके वो लोग इशू करते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। आफ्टर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हमारा और एक सर्टिफिकेट आता है कॉल्ड फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। आपको मालूम है कि जब आप कंटेनर एक्सपोर्ट करते हो ट्रांजिट पीरियड में, जैसे कि स्पाइसेस में या कोई फूड आइटम में, एक खाने पीने की आइटम है, आप कोई भी आइटम आपकी चलो टेबल पे भी घर पे रखोगे तो उस पर इंसेक्ट आ जाएगा या कुछ आ जाएगा या कुछ जीवात आ जाएगी, तो अब वो अवॉइड करने के लिए एक केमिकल आता है जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ये केमिकल हम एक एडिबल केमिकल है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। ये केमिकल हम कंटेनर के अंदर स्प्रे करते हैं टू इंश्योर कि हमारे कार्गो में ना कोई इन्फेस्टेशन या ना कोई अदर इंसेक्ट्स ग्रो हो, तो उसको बोलते हैं एक फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी मैंडेटरी है। अभी बात करें जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, अभी आपको कंट्री भी आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि केन्या की बात करूं, केन्या में एक COC सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, जो SGS बॉडी देती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आपको SGS थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। बाद में कोई बायर्स हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करता है, गवर्नमेंट बेस्ड हेल्थ सर्टिफिकेट, और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी EIA वो एक एजेंसी है जो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करता है। हेल्थ सर्टिफिकेट बेसिकली वो सर्टिफिकेट है, आपका लॉट सैंपल सबमिट करना पड़ते हैं उनको, वो लोग टेस्टिंग करेंगे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स, अगर पास होगा पैरामीटर्स में तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करेंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आपका फूड ग्रेड जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो फिट एंड फाइन कंडीशन में क्वालिटी है, तो ये एक हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। आई फील एज ए न्यू एक्सपोर्टर पहले आपको कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन समझना चाहिए कि वो कंट्री की क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके बाद बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकलिस्ट बना के वो फॉलो करनी चाहिए। अपार मान के चलते एक एज अ न्यू एक्सपोर्टर उसे पता कैसे चलेगा कि मेरी कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं स्पाइसेस में जाना चाहता हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ स्पाइसेस के बारे में, मैंने तो बस कोई वीडियो देखी कि स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करना है। अब मुझे चेकलिस्ट कहीं पे मिल जाए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर करने, जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बताया, RCMC हो गया, आइस गेट के पोर्टल पे हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट, मुझे कोई चेकलिस्ट मिल जाए, तो कोई ऐसा कोई पोर्टल है जहां पे गवर्नमेंट मदद करती हो? स्पेसिफिकली एक कोई पोर्टल तो है नहीं जहां आपको कंट्री स्पेसिफिक एक आपको रेडीमेड चेकलिस्ट मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, आप एक बार आपके कस्टमर से भी बात कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर अगर जॉर्डन में है, न्यू कस्टमर है, तो बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी ओपन। आप कस्टमर से बात कीजिए कि मैंने एक्सपोर्ट किया है दूसरे कंट्रीज में, बट जॉर्डन में मेरा पहली बार है, तो आपकी क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडिशनल एक दो डॉक्यूमेंट्स का नाम बताएगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके लिए नए हैं तो आप DGFT में चेक कर सकते हो कि ये DGFT से इशू होगा, या अगर DGFT इशू नहीं कर रहा है तो आप स्पाइस बोर्ड में जाके स्पाइस बोर्ड को पूछ सकते हो कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है। तो कोई ना कोई बोर्ड तो आपको डेफिनेटली एडुकेट करेगा और बताएगा कि ये सर्टिफिकेट कौन सा बोर्ड इशू करेगा। एंड डेफिनेटली मैंने से बताया कि आप कस्टमर से ओपनली बात कीजिए, डोंट हाइड एनीथिंग, आप शर्म ना रखिए, आप क्लियरली बताए कि ये कंट्री में मैं पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप बताए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो हिसाब से वी कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि कल ऐसा ना हो कि हमें शर्म में पूछा नहीं और एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में मालूम पड़ा कि 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो हम लोग ने इशू किया ही नहीं है। ये क्या इम्पैक्ट होगा, ये अपने बायर वो अगर इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं कर पाएगा तो बहुत फाइनेंशियल इशू हो जाएगा बायर के हिसाब से और आपके हिसाब से। तो बायर से बात कीजिए, पूछिए, और प्लस जैसे बताया बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज है, आप उनको भी पूछ सकते हो।
अच्छा अपार, आप एक चीज बताइए, आप बहुत से लोग ना डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, जैसे कंपनी फॉर्मेशन कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बना लेते हैं, आरसीएमसी कर लेते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, बट स्टिल उन्हें बायर नहीं मिलता। तो कैसे हम एक्सपोर्ट बिजनेस में बायर कैसे ढूंढे? आप थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए। एक तो आप अपनी कैटेगरी का बताइए कि फूड कैटेगरी में अगर आप हो तो बायर कहाँ से मिलेगा, और अगर कोई जनरलाइज कैटेगरी जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, लेदर हो गया, उसके बायर हमें कहाँ से मिल सकते हैं? नंबर वन, बायर बेस ढूंढने के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो है पहले ट्रेड फेयर्स। कि आई अंडरस्टैंड कि एक न्यू एक्सपोर्टर है, लिमिटेड कैपेसिटी है, फंड रहती है, तो वो इनिशियली स्टॉल या एक बूथ ना खरीदे, बट ये एग्जीबिशन में जाके बहुत सारे इंपोर्टर्स की भी स्टॉल होते हैं। इंपोर्टर्स जैसे कि एक फूड मैन्युफैक्चरर हो सकता है जो सॉस बना रहा है, जो बिस्किट बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, उनको इंग्रेडिएंट्स तो लगने ही वाले हैं, जैसे कि फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि स्पाइसेस हो, हर्ब्स हो, ऑयल सीड्स हो। तो ये सब इंपोर्टर्स की काफी स्टॉल्स भी रहते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट, कोई भी न्यू टाइम एक्सपोर्टर है, ये फॉरेन ट्रेड शो में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करे, वो विजिट करे, वो अब कार्ड एक्सचेंज करे, वो स्टॉल में जाए, बूथ में जाए, बात करे, बातचीत करे वो इंपोर्टर से, उनकी नीड समझे। तो ये एग्जीबिशन में जाके वो एक बड़ा डेटा बैंक बना सकता है, एक बड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकता है। वो इमिडिएटली डेफिनेटली एज अ बायर या इंपोर्टर कन्वर्ट तो नहीं होने वाला है, बट आपको एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट मिल जाता है कि आपके पास ठीक है एक 25-30 ईमेल आईडी मिल गया है, आपको एक फेस मिल गया है, एक कंपनी का आपको एक प्रेजेंस मिल गया है कि ये एक इंपोर्टर है, ये माल खरीदता है। तो वापस घर पे ऑफिस में आके आप वापस फॉलो अप कर सकते हो बायर के साथ, ईमेल आप डाल सकते हो बायर को, या कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। डेफिनेटली बायर ओवरनाइट तो बिल्ड होने नहीं वाला है, बट आप कैसे आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, कैसे आप रिलीजियसली बायर को फॉलो अप करके कन्वर्ट करते हो, आपकी मेहनत पे ही है वो। एंड दूसरा टाइप का है, जैसे मैंने बताया कि जैसे गवर्नमेंट बॉडीज है, अपेडा, स्पाइस बोर्ड, आईओपीसी, ये सब भी एक बायर डेटा बैंक रखते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट बॉडीज को भी आप अप्रोच करके आप एक बायर बैंक, आप एक डेटा बॉडी आप गैदर कर सकते हो। यानी हाँ कि यू डोंट नो कि वो बायर्स एक्टिव है या ना है, बट आपको एटलीस्ट एक लिस्ट तो मिल जाती है। 100 बायर में से एटलीस्ट एक 3 या 4 भी आपको जेन्युइन बायर मिले तो भी आपको एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट मिल जाता है। तो नंबर 1 ट्रेड फेयर्स, नंबर 2 गवर्नमेंट बॉडीज, नंबर 3 इज मैंने जैसे बताया पहले इनिशियल अपने मीटिंग में कि बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। डेफिनेटली आप कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर ले रहे हो, नॉर्मल, एक्सपेंसिव या मीडियोकर, वो आपके बजट के हिसाब से है, बट एक नॉर्मल बजटेड सॉफ्टवेयर में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्टर कौन है, वो इंपोर्टर का कंजम्पशन का है। एक बार आपको इंपोर्टर का नाम मिल जाता है, आप गूगल में जाके उसकी वेबसाइट देख सकते हो, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हो, ईमेल आईडी देख सकते हो। एक बार आपको फॉर एग्जांपल एक कस्टमर की, एक जेन्युइन कस्टमर का नाम मिल जाता है, आप लिंक्डइन में भी जा सकते हो। लिंक्डइन पे आप अगर नाम आप सर्च करोगे तो वो कंपनी में एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर कौन है, इंपोर्ट मैनेजर कौन है या ओनर कौन है, उनका आप आईडी जाके आप उनको भी मैसेज कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। तो आई थिंक वी लिव इन अ वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म एंड एरा जब डेटा हर जगह मिलता है। अभी आप डेटा कैपिटलाइज कैसे करते हो आप पे है। अपार, जैसे आजकल लोग ना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एसईओ होता है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल में बिजनेस होता है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या इधर से लीड्स आती है या फिर ये ब्रांडिंग के लिए एफर्ट्स हमें करने चाहिए? इनिशियली अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, अगर आपका खुद का प्रेजेंस ही नहीं है, आपका खुद बड़ा बायर बेस नहीं है, ना आपको एक बड़ा आपका टर्नओवर है, तो इनिशियली आई फील एसईओ में पैसा ना डालना चाहिए। बिकॉज इनिशियली आपको बायर का डेटा बैंक गैदर करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। एसईओ तब करना चाहिए जब आपका एक लेवल का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, आपका एक प्रेजेंस बन जाता है, और आपको वो प्रेजेंस भी ब्रेक थ्रू करके एक बड़ा प्रेजेंस चाहिए, तो एसईओ बाद में आपको हेल्प करेगा। बट इनिशियली एज ए न्यू एक्सपोर्टर आप नोबडी नोज आप कौन हो, आपका कुछ क्रेडेंशियल नहीं है, क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं है, तो इनिशियली एसईओ करके कोई भी इंपोर्टर आप पे ट्रस्ट फैक्टर वो रखेगा नहीं। तो इनिशियली आई थिंक पहले ट्रस्ट बनाओ, डेटा बैंक गैदर करो, छोटा मोटा रेवेन्यू बनाओ, उसके बाद अगर आप एसईओ इंप्लीमेंट करोगे तो आई थिंक आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अच्छा अपार, अब एक चीज के बारे में बताइए
जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट एडवांस मिलता है नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी 100% एडवांस तो आई डोंट थिंक कोई इंडस्ट्री में मेजोरिटी कोई देता है, पर डेफिनेटली अगर आपको आपका पेमेंट्स आपका कैश फ्लो आपको सिक्योर करना है तो हमारे काफी फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी है रहते हैं, जैसे कि 30% एडवांस, 20% एडवांस, की 30% आप पहले ऑर्डर पे एडवांस दे दो, 70% आप जब बिल ऑफ लेडिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट रहती है बिल ऑफ लेडिंग जो शिपिंग लाइन आपको देती है, तो बिल ऑफ लेडिंग और आप सब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बायर को मेल डालो, स्कैन कॉपी डालो, तो बायर भी एक बार आप बिल ऑफ लेडिंग नंबर चेक करके ऑथेंटिकेट करेगा कि उसका कंटेनर लोड हुआ है नहीं, उसके बाद वो आपको बैलेंस 70% पेमेंट करेगा। जब आपको 70% बैलेंस पेमेंट आ जाता है, आप शिपिंग लाइन को बता सकते हो कि ये जो बिल ऑफ लेडिंग है ये आप सरेंडर या टेलेक्स कर सकते हो। सरेंडर या टेलेक्स मतलब कि आप शिपिंग लाइन को बता रहे हो कि जो कंसाइनी जो कंट्री में है उसको अथॉरिटी दे दे कंटेनर पिकअप के लिए, आप वो कर सकते हो। प्लस या डायरेक्टली आप कुरियर बायर को भेज सकते हो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके एंड पे वो क्लियरेंस करवा देगा। एलसी एक पेमेंट टर्म है, एलसी एट साइट, जब बैंक एक गारंटी देती है, बायर की बैंक एक गारंटी देती है कि भले अगर बायर डिफॉल्ट किया तो बैंक उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा। एलसी एट साइट आप यूज कर सकते हो, बट एज अ न्यू एक्सपोर्टर आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 20 to 30% आप एडवांस ले लो कस्टमर से, और एडवांस कस्टमर जेन्यून रहेगा तो आपको देगा। वो कोई भी नया एक्सपोर्टर हो या नया इंपोर्टर हो, वो म्यूचुअली आई थिंक टर्म्स पे काम करेगा, तो वो इंपोर्टर आपको 20-30% एडवांस देगा, और वो 20-30% एडवांस आई थिंक आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, आपका थोड़ा कैश फ्लो में आपको आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट भी करेगा, आपका पूरा फंड भी ब्लॉक नहीं होगा। तो इनिशियली आई थिंक एटलीस्ट 20 to 30% आई थिंक आपको बायर को एडवांस मांगना ही चाहिए, एंड बैलेंस पेमेंट आप ऑन स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप बायर को भेज सकते हो। हाँ, अपार क्या हमें 100% क्रेडिट पे काम करना चाहिए, या फिर मतलब क्रेडिट माने कि जब माल चला जाएगा तब हमें पेमेंट, तब बायर पेमेंट देगा, क्या इसके ऊपर हमें डील करनी चाहिए अगर कोई नया बिगिनर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रेडिट टर्म इनिशियली एक्सपोर्टर्स को से सब दूर ही रहना चाहिए। एक तो लिमिटेड कैपिटल रहती है, और क्या रहता है, क्रेडिट टर्म्स आप बायर के साथ तब डील कर सकते हो जब आपका लाखों करोड़ों का बायर के साथ एक बार एक रिलेशन बन जाता है, कि आपको मालूम है कि बायर एक जेन्युइन एक पार्टी है, वो सदियों से या साल से वो कंट्री में, वो इंडस्ट्री में, वो कंपनी में काम कर रहा है, और उसके बाद आफ्टर वर्किंग विद द बायर फॉर मेनी इयर्स आप क्रेडिट बायर को दे सकते हो। बट इनिशियली अगर आपका ना जान ना पहचान हो, आपने इनिशियली बायर को क्रेडिट दे दिया, भाई भगवान ना ऐसा करे कि वो भाग गया, बट कल वो बायर आपका माल लेके भाग गया, तो आप उसके पीछे कैसे भागोगे? अगर आपको कुछ लीगली करना है, इंटरनेशनल लॉयर ढूंढ के, लीगल जाके, काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ये बाद में बायर कल भाग गया, बायर को आप ढूंढेगो कैसे? तो आई थिंक इनिशियली क्रेडिट से दूर ही रहना चाहिए। वंस एक आपका बायर के साथ एक रैपो मिल जाता है, आफ्टर वर्किंग फॉर मेनी इयर्स या मेनी मंथ्स, तब आप एक स्मॉल बायर को क्रेडिट दे सकते हो, जैसे कि एक $30,000-40,000 तक मैं क्रेडिट दूंगा, उसके ऊपर जब उसका पहले पेमेंट आएगा तब मैं उसको वापस क्रेडिट दूंगा। तो इनिशियली एज अ न्यू एक्सपोर्टर आई थिंक क्रेडिट आपको देना ही नहीं चाहिए। जैसे बताया, जेन्युइन बायर है, वो आपसे काम करना चाहता है, तो डेफिनेटली 20 to 30% एडवांस वो आपको देगा। अपार बायर की जेन्युइनिटी को कैसे चेक किया जा सकता है कि ये जेन्युइन बायर है या नहीं? मतलब मैं तो एक नया एक्सपोर्टर हूँ, आप कोई 25 साल का देख रहा है, कोई 30 साल का देख रहा है, वो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है, पहली बार उसे कहीं से लीड मिलती है, अब वो कहता है कि आप मुझे एक कंसाइनमेंट है जो कि दुबई जाना है, तो आप उस पर भरोसा कैसे करेगा एक पर्सन? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 2 या 3 मॉडल्स है जो हम हमारे पर्सनल कंपनी में फॉलो करते हैं। मॉडल नंबर 1, हम लोग ने ECGC से इंश्योरेंस लिया है। ECGC एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक क्रेडिट डिफॉल्ट एजेंसी है, जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, आप ECGC को प्रीमियम भरते हो। ये प्रीमियम से आपका क्या सेफगार्ड होता है, कल बायर ने कुछ डिफॉल्ट किया, पेमेंट आपको किया है नहीं, या आपको आपका माल वापस रिटर्न करना पड़ा बैक टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो ये क्रेडिट इंश्योरेंस आप जो प्रीमियम भरते हो, ECGC पूरा स्टडी करता है क्या इशू हुआ, बायर ने क्यों डिफॉल्ट किया। अगर
आपके फेवर में आता है तो जो भी आपका लॉस हुआ 80 to 90% वो गवर्नमेंट एजेंसी आपको रिकवर करके देता है। और ईसीजीसी में क्या रहता है कि इफ यू आर पेइंग प्रीमियम टू ईसीजीसी, एक डिफॉल्ट बायर का लिस्ट भी रहता है। तो फॉर एग्जांपल एक नए बायर ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसका नाम डाला ईसीजीसी पोर्टल में, उसका नाम नहीं आया, तो आई एम श्योर कि ये बायर ने किसी को डिफॉल्ट किया नहीं, एक जेन्युइन बायर है, तो आई कैन एक्सपोर्ट टू हिम। नंबर 1 ईसीजीसी हो गया टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बायर। नंबर 2 इज, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रेड पोर्टल्स है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंफॉर्मेशन आप मार्केटिंग इंफॉर्मेशन देती है, तो वो ऐप कस्टमर का नाम अब वो ट्रेड पोर्टल में डाल सकते हो कि वो बायर करेंटली एक्टिव है, वो एक्टिवली माल ले रहा है, इन द लास्ट से 6 से 8 महीने में उसने माल लिया है। अगर उसने माल लिया है तो यू नो कि वो जेन्युइन एक्सपोर्टर है, जेन्युइन इंपोर्टर है, वो एक्टिव है, उसने करेंटली काफी इंपोर्ट किया है दूसरे कंपनी से, तो वो एक जेन्युइनिटी हो जाती है कि वो एक मार्केट प्लेयर है और आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नंबर 3 इज थर्ड पार्टी क्रेडिट रिपोर्ट। अभी जैसे कि बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज है, जैसे कि डीएनबी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसमें आप अगर आप कस्टमर का नाम आप डालोगे एट द कॉस्ट ऑफ 3 to 5,000 रुपीज, वो आपको कस्टमर का पूरा क्रेडिट रिपोर्ट देंगे कि कस्टमर जेन्यून है या नहीं, या कस्टमर पे कोई केसेस लगे हैं, कस्टमर की पेड अप कैपिटल क्या है, कस्टमर कितने टाइम से एक्टिव है, डायरेक्टर कौन है कंपनी का, कंपनी एक्टिव है या नहीं है। ये सब रिपोर्ट से आपको काफी बायर की क्रेडिबिलिटी मालूम पड़ती है कि बायर जेन्यून है या नहीं। तो जैसे मैंने बताया, नंबर 1 ईसीजीसी पोर्टल, नंबर 2 एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्टल, एंड नंबर 3 इज थर्ड पार्टी क्रेडिट रिपोर्ट। अपार, अगर मुझे आप ईसीजीसी की फीस बता सको, मतलब कितनी फीस वो चार्ज करते हैं, कितना प्रीमियम वो चार्ज करते हैं इसके लिए? ईसीजीसी आई थिंक चार्ज एनीवेयर बिटवीन, आपका जो भी टर्नओवर रहेगा वो टर्नओवर पे एक फिक्स्ड परसेंटेज लेगा, अराउंड 0.5 to 0.1% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री, आपकी कितने डिफॉल्ट्स हुए हैं, आपकी जैसे मैंने बताया कि कितने डिफॉल्ट्स हुए, आपकी साइकिल कैसे फर रही है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। अगर आपकी बुक्स क्लीन है, आपका इतना डिफॉल्ट हुआ नहीं है, तो आई थिंक 0.5 to 0.75% के बीच में ऑफ टर्नओवर की प्रीमियम रहती है। टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ एक कंसाइनमेंट की वैल्यू या फिर टोटल रेवेन्यू, टोटल अगर आप 100 करोड़ का फॉर एग्जांपल धंधा कर रहे हो तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख रुपए की फीस रहेगी। ओके, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के हिसाब से हम मान सकते। लेकिन अगर कोई बिगिनर जाएगा तो कितना उसे फी पे करना पड़ेगा? उसका तो कोई टर्नओवर होगा नहीं। बिगिनर तो टर्नओवर होगा नहीं उसका, और आई थिंक बिगिनर को वो लोग, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बट स्टार्टिंग में वो लोग आई थिंक एंटरटेन इतना करते नहीं है। उनको एक हिस्ट्री चाहिए एक्सपोर्ट पे कि आपकी एक एटलीस्ट 1 या 2 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए एक्सपोर्ट में। उसके बाद ही आई थिंक आपको एक प्रीमियम पे करने के लिए आई थिंक मौका देते हैं। अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बट आप एक बार आप देख सकते हो ऑनलाइन। क्योंकि मैंने जब एक बार, शायद मेरे हिसाब से ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअली हम भी बहुत टाइम से एक्सपोर्ट्स में हैं, तो वो हम तो बहुत टाइम बाद में गया हूं मैं तो एक्सपोर्ट्स में। तो वो लोग क्या करते हैं, एफओबी वैल्यू पे वो लोग चार्ज करते हैं, जो भी शायद नए लोग होते हैं, तो एफओबी वैल्यू पे वो कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, जैसे 0.4 या 0.5 अप्रोक्सीमेट इतना ही रहता है वो भी। पॉसिबल, आई थिंक जो न्यू एक्सपोर्टर्स रहेंगे, आई थिंक कंसाइनमेंट बेसिस उसके इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगी शायद से। अब अपार एक चीज बताइए, जैसे फ्रॉड होता है जैसे बहुत सारा, अब कौन कौन से लेवल के फ्रॉड हो सकते हैं? जैसे अगर आप 2-3 फ्रॉड के बारे में बताएंगे, कभी क्या आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जितने में नए लोग होंगे वो कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं? जैसे पेमेंट का फ्रॉड हो गया, अब जैसे कई लोग इंपोर्ट करेंगे, अब चाइना से कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री से कर रहा है, इंपोर्ट में हमने मंगाया था इलेक्ट्रॉनिक्स, भेज दिया उन्होंने कोई लकड़ी का आइटम, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो फ्रॉड कितने लेवल के हो सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में, इंपोर्ट बिजनेस में, थोड़ा वो बताइए। अभी जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल एक बायर को मैंने शिपमेंट किया था, उसने 20 to 30% एडवांस तो दिया था और बैलेंस 70% कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स था, जैसे कि बैंक थ्रू डॉक्यूमेंट्स था। तो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे को बायर के बैंक में भेजना था। वो बायर जब 70% बैलेंस पेमेंट करेगा, उसका डॉक्यूमेंट्स बैंक उसको डॉक्यूमेंट छुड़ा के देगा। तो कंसाइन में मैंने शिपमेंट कर दिया, कंटेनर पहुंच गया और मार्केट काफी गिर गई थी। आई थिंक प्रोडक्ट जिंजर था और मार्केट काफी गिर गई थी, मार्केट ऑलमोस्ट 10-15% गिर गई थी। और आपको मालूम है सबकी नीयत तो एकदम अलग अलग रहती है, बायर को इतना लॉस बेयर नहीं करना था,
तो बाद में बायर मुझे बता रहा था कि आप मुझे डिस्काउंट दो तो ही मैं कंटेनर छुड़ाऊंगा। अभी इसमें क्या होता है कि एक बार जब कंटेनर पोर्ट पे पहुंच जाता है, आपको इंपोर्टर की एनओसी लगती है वापस कॉल बैक करने के लिए। अगर आपको बायर को डिस्काउंट नहीं देना है तो आप खाली वापस कंटेनर वापस नहीं ले सकते हो, आपको बायर की एनओसी चाहिए। और बायर तो एनओसी देने वाला नहीं है, क्योंकि बायर ने भी मुझे एडवांस दे के रखा है, मैं उसको एनओसी दे दूंगा तो वो एनओसी मेरे को दे देगा तो मैं कंटेनर वापस ले लूंगा। तो वो मेरे को तब मेरा आर्म ट्विस्ट कर रहा था कि ना मुझे वो एनओसी दे रहा था ना वो कंसाइनमेंट ले रहा था। और हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि काफी टाइम कंटेनर में हम नहीं रख सकते, काफी टाइम कंटेनर में रखेंगे तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के कारण ऐसी पॉसिबिलिटी है कि माल खराब हो। तो काफी बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट हो रहा था। बायर 15% बता रहा था, मैं बोला 5%, बायर ने 10% बताया, मैंने 60%। बट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ माइंड, क्वालिटी भी अच्छी थी, सब अच्छी थी, बट मार्केट नीचे गिर गया था तो उसके कारण मुझे बायर को ऑलमोस्ट 7 to 8% डिस्काउंट देना पड़ा। जैसे कि दिस इज अगेन समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी बायर की नीयत कैसी है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कि नो फॉल्ट ऑफ माइंड बायर को मुझे 7 से 8% डिस्काउंट देना पड़ा इनवॉइस वैल्यू, तो ही वो कंटेनर छुड़ा रहा था। अगर बाय चांस एक सिनेरियो लेके चलते हैं अपार कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, उसने अब पूरा 100% क्रेडिट पे एक्सपोर्ट कर रहा है, अब सामने वाले ने माल छुड़ा लिया उधर से किसी तरह से, वो मान के चलते हैं कोई भी ऐसी पेमेंट टर्म हुई हो कि पेमेंट आएगी 60 दिनों के बाद, क्रेडिट पीरियड उसने दे दिया और माल उसने छुड़ा लिया बिल ऑफ lading लेके। अब उसके साथ अब सामने वाले को तो पेमेंट करना नहीं था, कैसे वो फ्रॉड से बच सकता है? कोई अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉडी के पास मैं जाऊं या कहां पे मैं जाऊं जहां से मैं बच सकता हूं? ऐसे हुआ है एक बार सिमिलर इंसिडेंट। मैंने एक बार मेरा कंसाइनमेंट मोरक्को भेजा था, 100% डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक रोड किया था, मतलब एडवांस नहीं था, जो भी फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था मैंने कंसाइनी या बायर के बैंक पे भेजा था। और जब वो बायर बैंक को पूरा पेमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बैंक उसको रिलीज करके देगी। बट ऐसा हुआ कि उसका बैंक के साथ इतना अच्छा सेटिंग था कि उसने विदाउट पेमेंट डॉक्यूमेंट्स बैंक से छुड़ा दिए। और मैं देख रहा हूँ कि कंटेनर तो पोर्ट पे पड़ा के एम्प्टी कंटेनर उसने डिस्चार्ज करके माल छोड़ा के एम्प्टी कंटेनर उसने वापस शिपिंग लाइन को दे दिया। तो हम सोच रहे हैं पॉसिबल कैसे है, शिपिंग लाइन ने कंटेनर कैसे छुड़ा दिया विदाउट पेमेंट। तो मैं बायर को पूछ रहा हूँ, बायर बोल रहा है कि नो कंटेनर आई एम नॉट रिलीज्ड, बट मैं ट्रैक कर रहा हूँ, शिपिंग लाइन से मैंने इंक्वायरी की, शिपिंग लाइन बोल रहा है यस ही हैज रिलीज्ड द कंटेनर, ही हैज टेकन द गुड्स एंड उसने एम्प्टी कंटेनर वापस रिटर्न कर दिया। तो हम सब स्ट्रेस में, वैल्यू भी काफी $50,000 की वैल्यू थी, तो वी ऑल वर स्ट्रेस की क्या करे। बायर 1 महीना चला गया, 45 डेज हो गया, पेमेंट ही नहीं आ रहा है बायर का। बाद में हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने इंडियन एम्बेसी ऑफ मोरक्को हम लोग अप्रोच किया। तो हर कंट्री में ऐसी एक इंडियन एम्बेसी रहती है, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ऑफ मोरक्को, इंडियन एम्बेसी ऑफ से मलेशिया रहती है, जहाँ वो लोग कुछ भी ट्रेड डिस्प्यूट हुआ या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए वो कंट्री में, वो आपको हेल्प करते हैं। तो हम लोग ने इंडियन एम्बेसी ऑफ मोरक्को में अप्रोच किया, हमारी बात बताई, तो दे वर सो हेल्पफुल। हमारे बिहाफ में उन्होंने बायर से बात किया, उसके बैंक से बात किया। एक बंदा तो इंडियन एम्बेसी से बायर से मिलने गया, वो सॉर्ट आउट करने गया, वो उसने मेरे को हेल्प भी किया एक लोकल लॉयर अपॉइंट करने के लिए, बिकॉज ये तो टोटल फ्रॉड ही हो गया, बैंक तो रिलीज कर नहीं सकती डॉक्यूमेंट विदाउट पेमेंट। तो ये सब झमेले में थोड़ा और 25-30 दिन गया था, बट इवेंचुअली बायर ऑब्लिगेशन तो उसको पेमेंट करना ही था, आज नहीं तो कल, बट ये सब प्रेशर के कारण बायर ने फटाफट पेमेंट कर दिया और मेरे को मेरा पूरा पेमेंट आ गया। तो हेड्स ऑफ टू द इंडियन एम्बेसी इन मोरक्को, उनकी इंटरफेरेंस और हेल्प के कारण मेरा $50,000 पेमेंट पूरा आ गया। तो काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, आप कह रहे हो हमें एम्बेसी को कांटेक्ट करना चाहिए अगर कभी भी ऐसा ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो? करेक्ट, जो एम्बेसी, वो इंडियन एम्बेसी जो वो कंट्री में रहेगी, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अपार आप थोड़ा सा ना इंटरनेशनल नॉर्म्स के बारे में बताइए। जैसे आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हो तो हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, क्वालिटी होती है, तो कैसे मैं पता लगाऊं कि गल्फ कंट्रीज में कोई अलग क्वालिटी का स्पाइसेस जाता है या फिर सिंगापुर में कोई अलग क्वालिटी का स्पाइसेस जाता होगा? मतलब रिक्वायरमेंट हर कंट्री की अलग होती है, तो कैसे हम वो पता लगा सकते हैं? थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। अभी काफी सालों से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फादर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर से टाइम से मैं भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक आइडिया आई थिंक मुझे नहीं, एक इंडस्ट्री नॉर्म्स में हमारे पूरी इंडस्ट्री में एक आइडिया सबको है कि सिंगापुर में ये क्वालिटी जाती है, रशिया में ये क्वालिटी जाती है, यूएसए ये क्वालिटी जाती है। बट
एज अ न्यू एक्सपोर्टर जो जो मार्केट में नया आया है, डेफिनेटली उसको तो कोई बताने वाला नहीं है, तो ही कैन डेफिनेटली स्पीक टू अदर एक्सपोर्टर्स हम जो इतने साल से बैठे हैं। ही कैन अप्रोच एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स जो काफी एस्टेब्लिश्ड है, उनको लिंक्डइन में आप बैठ के एक बार अपॉइंटमेंट ले सके, बात कर सकते हो। आई फील एज अ न्यू एक्सपोर्टर अगर आपको रियली नॉलेज चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको एकदम ओपन अप होके आपको पीपल को अप्रोच करना पड़ेगा। आप एक्सपोर्टर्स को अप्रोच करो, एक्सपोर्टर्स से मीटिंग लो, इनसाइट लो। भले एक्सपोर्टर्स एकदम खुले बात ना करे, बट आपको 2 इनसाइट एक एक्सपोर्टर से मिलेगी, 3 इनसाइट दूसरे एक्सपोर्टर से मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको भी क्लैरिटी आएगा कि सिंगापुर में ये क्वालिटी जाती है, रशिया में ये क्वालिटी जाती है। क्वालिटी में डेफिनेटली आपको कोई गवर्नमेंट बॉडी हेल्प नहीं करेगी, इसमें आपको एक्सपोर्टर्स से ही, जो करंट एक्सपोर्टर्स, एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स है, उनसे ही बात करके आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ हमें अपने कनेक्शंस पे जाना चाहिए और हमें लोगों से बातचीत करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हमें इसके बारे में पता चलेगा। करेक्ट। और आप है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल आप जिससे माल ले रहे हो, अभी हमारे सप्लायर्स या लोकल ब्रोकर्स भी काफी एडुकेट हो गए हैं कि रशिया में कौन सी चिली पाउडर जाती है या मोरक्को में कौन सा चिली पाउडर जाता है। तो आपकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन चेन है, जैसे कि हम आपके लोकल ब्रोकर्स या सप्लायर्स, वो भी आपको गाइड करेंगे कि भले सप्लायर्स, डोमेस्टिक सप्लायर्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो एक्सपोर्टर्स को माल दे रहे हैं, तो वो लोग भी गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जैसे बता कि बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट हो गई है। मेरे खुद के सप्लायर्स को सब मालूम है कि अभी सिंगापुर कौन सी क्वालिटी जाती है, मलेशिया कौन सी क्वालिटी जाती है। अगर एक्सपोर्टर्स आपको इन्फॉर्मेशन ना दे, सप्लायर से आप बात करो, आप लोकल ब्रोकर से बात करो, आप इंटरनेशनल एजेंट से भी बात करो, तो वो भी आपको काफी एडुकेट कर सकते हैं क्वालिटीज में। अब थोड़ा सा आप इसके ऊपर बताइए, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है एक्सपोर्टर्स को, तो कितने अलग अलग टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं, कैसे कोई एक न्यू एक्सपोर्टर क्लेम कर सकता है इन सारे इंसेंटिव्स को? सो बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में एक रॉटेप नाम की स्कीम है जो अराउंड 1% ऑफ एफओबी वैल्यू इंसेंटिव मिलता है। तो बेसिकली इंसेंटिव क्या रहती है कि गवर्नमेंट हमको वापस किकबैक देती है 1% ऑफ एफओबी वैल्यू एज ए रिवॉर्ड कि आप एक्सपोर्ट प्रमोट करो और एक्सपोर्ट करो। तो ये एक 1% एडिशनल एक मार्जिन हो जाता है फॉर एन एक्सपोर्टर। तो एक रॉटेप नाम की ये जो इंसेंटिव है वो काफी आई थिंक हेल्पफुल है। अभी फिलहाल 1% हो गई है, बट 2016-15 में 7% थी, 2018 तक 5% थी और अभी 1% हो गई है। और ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलता है, जैसे कि 0.10% ऑफ द एफओबी वैल्यू भी आपको वापस आपके अकाउंट में मिल जाता है। वो भी एक छोटी टाइप की इंसेंटिव जो गवर्नमेंट आपको देती है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम ये सब इंसेंटिव आपको दे रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट और पुश करो और प्रमोट करो। तो आई थिंक रॉटेप और ड्यूटी ड्रॉबैक, यही 2 गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट हमको देती है। कोई इनडायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट करती हो, जैसे आपको एक्सपोर्ट में मदद करने के लिए, जैसे कुछ रॉ मटेरियल में या फिर कुछ क्रेडिट के रिगार्डिंग, जैसे गवर्नमेंट लोन इंसेंटिव, मतलब लोन आसान से ब्याज के ऊपर दे, ऐसा कुछ है जो गवर्नमेंट कर रही हो? नहीं, फ्रैंकली हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट इंसेंटिव लोन दे रहे हैं या एडिशनल कोई ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं। यस, फार्मर एंड बेनिफिट मिलता रहेगा उनको, बट एज वी आर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स, हमारे एंड पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। अब बेसिक से 2-3 सवाल है लोगों के पास। जैसे लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जाना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए, लोगों को कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए? 2-3 अगर आप बेसिक से क्वेश्चन बता सके कि लोगों को सजेस्ट क्या करोगे आप? अगर एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कंपनी स्टार्ट करनी है, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है, तो एज अ पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक है, इतने रूल्स और रेगुलेशंस भी है नहीं उसमें। अगर आप खुद की कैपिटल है, तो अगर आपकी खुद की कैपिटल लिमिटेड कैपिटल के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है और आपको बैंक से लोन लेना है या कुछ भी आपको बोरोइंग करनी है बैंक से, तो आई थिंक बैंक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही एंटरटेन करते हैं। पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप को लोन्स नहीं इजीली देते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको बैंक से लोन लेना है, कि टर्म लोन लेना है, कि एक पैकिंग क्रेडिट लेनी है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, तो बैंक्स यूजुअली प्रेफर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या कैपिटल है, क्या एपेटाइट है, कितना कैपिटल आपको बोरो करना है, तो वो हिसाब से आई थिंक आपको कॉल लेना चाहिए। और हमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक? काइंड ऑफ मार्केट में बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी भी है, आईसीआईसी भी है, एसबीआई भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, हमें कौन से बैंक की तरफ जाना चाहिए?
टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हर बैंक में वी पर्सनली वर्क विद 4-5 बैंक्स और हमारे सब बैंक से काफी अच्छा रिलेशन है. बट यस, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वर्क विद दैट बैंक जिसके पास काफी एक्सपोर्टर्स की अकाउंट हो, जो समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट कैसा होना चाहिए. बिकॉज बैंक से काम करके खाली ऐसा नहीं कि आपका इनवर्ड रेमिटेंस आया और आपको अपने खाते में पेमेंट मिला. आपको बैंक से काफी दूसरी तीसरी चौथी चीज भी करनी पड़ेगी. बैंक को आपका जो बिल है, जो इनवॉइस वैल्यू है, जो भी पेमेंट है, वो क्लोज करना पड़ेगा. क्लोज मतलब वो बैंक को कस्टम में जाके क्लोज करना पड़ेगा कि रेमिटेंस आया है. बाद में बैंक को एक बीआरसी इशू करनी पड़ती है. तो ये सब भी जो लीगल, ये सब भी जो एडिशनल एडमिन टास्क है, वो ऐसा बैंक आप चूज करो कि वो सब टास्क आपका वो टाइम पे कंप्लीट कर दे. क्योंकि अगर बैंक आपका बिल क्लोज नहीं करेगी, लॉजमेंट नहीं करेगी, तो कस्टम आपको नोटिस ठोकेगा कि इतना सारा आपका से एग्जांपल $10 लाख का पेमेंट आया है, तो किसके सामने क्या पेमेंट आया है. तो दैट इज द बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बैंक को इन्फॉर्मेशन दो. बैंक उसके एंड पे सब बिल्स बुक करके लॉज करके क्लोज करेगी और कस्टम्स को इन्फॉर्म करेगी, आरबीआई को इन्फॉर्म करेगी. तो ऐसी बैंक चूज करो जो कोऑपरेटिव हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको अच्छी फैसिलिटीज भी दे, जिसका मैनेजर या आपके अच्छे टच में हो. कल कुछ आपको एडिशनल बोरोइंग की फैसिलिटी चाहिए, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे दे, और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा एक्सचेंज रेट भी दे. क्योंकि एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर बैंक 15 से 20 पैसा का मार्जिन रख रहा है तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपोर्टर हर एक्सपोर्ट जो भी पेमेंट आएगा उसमें 0.25 0.3% तो उसका एक्सचेंज रेट में लॉस हो जाएगा. ऐसा बैंक दो कि मार्जिन भी वो कम रखे और आपको सर्विस भी अच्छा दे. पर जाते जाते एक एंडिंग नोट पे अगर आप कुछ चैलेंजेस बता सको जो आपने फेस किए होंगे या जो नए एक्सपोर्टर होंगे वो फेस करेंगे, तो लोगों को थोड़ी आसानी होगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के लिए. वेरी ऑनेस्ट, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस दिखता है बहुत अच्छा रोजी. सबको लगता है कि हम सूट टाई पहन के पूरी दुनिया घूमते हैं, बट इट इज नॉट द केस. बहुत सारे चैलेंजेस है. नंबर 1 चैलेंज एक तो रेट फ्लक्चुएशन, फॉरेन रेट फ्लक्चुएशन, जैसे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अभी आपको मालूम है करेंट सिनेरियो बहुत वॉलेटाइल है, काफी वॉर हो रहे हैं, सैंक्शंस आ रहे हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स आ रहे हैं. तो उसके कारण एक्सचेंज रेट को काफी फर्क पड़ जाता है. थोड़ा भी एक्सचेंज इधर का उधर हो जाता है तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ जाता है. तो नंबर 1 इज एक्सचेंज. नंबर 2 इज ट्रेड वॉर्स, जैसे कि रशिया यूक्रेन का ट्रेड वॉर हुआ है. तो कल आपको एक कंट्री में अपने माल शिपमेंट किया, एक्सपोर्ट किया, तो जब आपका अगर कंसाइनमेंट मिडवे है, दरिये में है, सी में है, और आपको मालूम पड़ा कि वो कंट्री में वॉर शुरू हो गया है, तो इवन गेटिंग बैक दैट कंटेनर फ्रॉम द वॉर रिलेटेड कंट्री में बहुत बड़ी चैलेंज है. आपका कैपिटल स्टक हो सकता है. और कोई भी इंश्योरेंस, आप जो भी इंश्योरेंस लो, कोई भी इंश्योरेंस वॉर कवर नहीं करता है, तो वो 100% लॉस हो जाता है. नंबर 2 इज लॉस. नंबर 3 इज अभी आप देख रहे हो कि यूएसए इंपोर्ट टैरिफ कर रहे हैं, इम्पोज टैरिफ कर रहे हैं 26%. तो ये सब भी हर्ट होता है इंपोर्टर्स को कि कल आपने माल एक्सपोर्ट किया यूएसए और बीच में वापस इंपोर्ट टैरिफ बढ़ गया, तो कभी कभी बायर हेजिटेट हो सकता है कि नहीं, तुम आधा कॉस्ट बेयर करो, मैं आधा कॉस्ट बेयर करूंगा. तो उसमें आपका प्रॉफिट तो गया, प्लस आपको एडिशनल खर्चा लगा, आपके पॉकेट से और पैसा गया. तो वी आर लिविंग इन अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी वॉलेटाइल जनरेशन, जहाँ आप कल क्या होने वाला है कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. बट हाँ, अच्छे दिल से काम करो, सीधा काम करो. जो बायर ने आपको क्वालिटी ऑर्डर की है वो क्वालिटी दो, बायर को सर्विस अच्छा दो, टाइमली डॉक्यूमेंट्स बायर को भेज दो, टाइमली सर्विस दो, टाइमली रिप्लाई करो, टाइमली प्राइस दो. एक बायर के साथ रिलेशनशिप आप क्रिएट करो तो डेफिनेटली आपका ट्रेड अच्छा होगा. बट एंड ऑफ द डे कल किसने कुछ देखा नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. पर जाते जाते आप थोड़ा सा ना, यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या आपको उसका इम्पैक्ट पड़ा, या फिर जो नए एक्सपोर्टर होंगे क्या उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल अपना बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए? अगर आपका यूएस मार्केट बड़ा है, जैसे कि मेरा यूएस मार्केट हमारे पोर्टफोलियो में इतना बड़ा नहीं है, बट फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सपोर्टर का 100% मार्केट यूएस ही है, तो उसको 100% इम्पैक्ट आएगा. उसका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, उसका टर्नओवर पे इम्पैक्ट आएगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा. क्योंकि ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाता है कि इंपोर्टर्स रुक जाते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत मार्केट में अनसर्टेनिटी है.
प्राइस फ्लक्चुएशन है, क्योंकि बायर भी क्या सोचता है कि मैं 2-3 महीने थोड़ा वेट कर लूँ, देख लूँ, मार्केट स्टडी कर लूँ, उसके बाद मैं डिसीजन लूँ। तो उसके कारण जो भी यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है उसको डेफिनेटली ऑर्डर्स कम मिलेंगे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, उसका फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी चालू ही रहेगा, जैसे कि एडमिन, सैलरी, एचआर, वो सब। तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली है। कोई भी कंट्री अगर टैरिफ इम्पोज करता है तो एज एन एक्सपोर्टर वो कंट्री में 100% चैलेंज आता है इन टर्म्स ऑफ आपका टर्नओवर कम होगा और आपका बिजनेस भी वो कंट्री में कम हो जाएगा। थैंक यू अपार, बहुत सारे आपने इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें कि बहुत सारे जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग बिगिनर्स है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, शायद उनको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी आज के इस वीडियो देखने के बाद। थैंक यू अपार आज की वीडियो। थैंक यू केशव सो मच, एंड आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था आई वाज एबल टू प्रोवाइड इन द राइट डायरेक्शन केशव। मुझे भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो स्पाइसेस के बारे में मुझे नहीं पता था। की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनकम टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।